हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है एमबी इन्फोटेक कंप्यूटर एकेडमी में। मैं आपका जाहिर सर और आप लोगों के लिए आज मैं लेकर के आया हूं ज्योग्राफी का क्लास 11 का ज्योग्राफी का एमसीक्यू। जो 11th में ज्योग्राफी में एमसीक्यू पूछा जाता है एग्जाम में कॉलेज में, और इसका एग्जाम तो आपको कॉलेज में होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है बहुत सारे बच्चे का कमेंट ये आ रहा था कि सर ज्योग्राफी का जो है ना एमसीक्यू करवा दीजिए। तो उसी के अकॉर्डिंग आज हम लेकर के आए हैं 20 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे 20 क्वेश्चन को। तो आप लोग हमारे चैनल में बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और याद रखिएगा हमारे इस चैनल पर 7 बजे लाइव स्टार्ट होता है इस क्लास का। तो आज हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे ज्योग्राफी का क्लास 11 का। पहला क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक, बोलता है उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त वाला राज्य कौन सा है। किस राज्य से हम लोग उत्तर पूर्वी में कौन से राज्य से हम लोग सबसे ज्यादा वर्षा को प्राप्त करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि उत्तर पूर्वी में कौन सा ऐसा राज्य है। तो यहां ध्यान देंगे, एक नंबर में है असम, दूसरा नंबर में है पश्चिम बंगाल, तीसरा में है तमिलनाडु और 4 नंबर में है उड़ीसा। तो पहला क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो हम लोग को मालूम है राइट आंसर होगा तमिलनाडु। पहला क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है, तो वो है तमिलनाडु। पहला का आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कपास की मिट्टी किसे कहा जाता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि ये जो मिट्टी वाला जो भी क्वेश्चन होता है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ध्यान रखिएगा। तो मिट्टी से जितना क्वेश्चन है आप उसको एक बार रीड कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि कपास की मिट्टी किसे कहा जाता है। कपास की मिट्टी किसे कहा जाता है। अब मिट्टी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉइल, याद रखिएगा, ठीक है। तो आगे हम बढ़ेंगे। इसमें बोलता है कि काली मिट्टी, कपास की मिट्टी, कपास के लिए कौन सी मिट्टी की आवश्यकता है। तो काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी। तो 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताएं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर का, तो 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी, याद रखिएगा। 2 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, काली मिट्टी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे एक बार हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यह है जलवायु का क्वेश्चन, याद रखना है, ठीक है। तो बोलता है क्या है कि भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो उष्ण मानसूनी पाई जाती है, या भूमध्य सागरीय पाया जाता है, या उष्ण मरुस्थलीय पाया जाता है, या सागरीय पाया जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि 3 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो 3 नंबर का राइट आंसर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो उष्ण मानसूनी पाई जाती है। भारत में जो जलवायु है वो कैसी पाई जाती है, उष्ण मानसूनी जलवायु पाई जाती है। तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि क्षेत्रफल, देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ये 11th में भी पूछा गया है और 12th में भी पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में, याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है। बोलता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है। ये पूरा विश्व है, तो पूरे विश्व में भारत का स्थान बताना है हमको। किसका स्थान बताना है, भारत का स्थान बताइए, भारत का कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है, तो आप लोग भी जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में भारत का स्थान कितने नंबर पर है,
तो आप लोग बताइए कमेंट करके। ऑप्शन नंबर डी, 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी कि भारत का जो है ना विश्व में स्थान कितना है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से? तो 7वां स्थान है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे और अभी क्वेश्चन पूछ दे कि भारत का जनसंख्या के दृष्टिकोण से, भारत का जनसंख्या के दृष्टिकोण से पूरे विश्व में कितने नंबर पर है? तो 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये है 2 नंबर पे, ठीक है। और अभी जो अपडेट आया है, अभी जो अपडेट करेंगे तो वो हो जाएगा 1 नंबर पे मेरा कौन है? भारत हो जाएगा। लेकिन 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग 1 नंबर पर कौन है? तो चीन है। किसके मामले में? तो जनसंख्या के मामले में, याद रखिएगा। जनसंख्या के मामले में 1 नंबर पे कौन है? चीन है। और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 1 नंबर पर कौन सा देश है? तो वो पहला देश है रूस, याद रखिएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अवसादी नहीं? यहां पर बोल रहा है कि अवसादी चट्टान नहीं है, याद रखिएगा। कौन सा चट्टान है जो चट्टान अवसादी नहीं, चट्टान अवसादी नहीं है? तो यहां पर दिया हुआ है, ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है स्लेट, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है स्लेट, ऑप्शन नंबर बी में है सैल, ऑप्शन नंबर सी में है खरिया और ऑप्शन नंबर डी में है चूना पत्थर। तो 5 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 5 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपको स्लेट। ये हो जाएगा आपका 5 नंबर का राइट आंसर कि अवसादी चट्टान इनमें से कौन नहीं है? तो ये स्लेट जो है वो अवसादी चट्टान नहीं है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 हमको क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि प्रोजेक्ट टाइगर, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलता है कि प्रोजेक्ट टाइगर निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है ना, ये प्रोजेक्ट टाइगर जो है, इसका उद्देश्य क्या था शुरू करने का? इसका क्या उद्देश्य था? क्या बाघ को यहां पर छूट गया है मारने के लिए, ठीक है। बाघ करने के लिए यहां पे कुछ एक ऑप्शन छूट गया है, ठीक है। तो बाघ करने के लिए, बाघ को शिकार से बचाने के लिए, बाघ को चिड़ियाघर में डालने के लिए, या बाघ पर फिल्म बनाने के लिए। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 6 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो पहला नंबर में है आपको बाघ मारने के लिए, यहां पर ये कटिएगा, यहां पर लिखिएगा बाघ मारने के लिए, ठीक है। यहां तो के लिए लिखा हुआ है, बाघ मारने के लिए, याद रखिएगा। पहला ऑप्शन है बाघ मारने के लिए, बाघ को शिकार से बचाने के लिए, बाघ को चिड़ियाघर में डालने के लिए, या बाघ पर फिल्म बनाने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा कि बाघ को शिकार से बचाने के लिए। ये जो प्रोजेक्ट टाइगर जो शुरू किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य था कि बाघ को शिकार करने से बचाने के लिए ये प्रोजेक्ट को तैयार किया गया था। कौन सा प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट टाइगर, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में बोलता है, ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9, 10, 11, 12 सभी जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि बिहार से रिलेटेड है और बिहार में आप जब एग्जाम देते हैं तो आपसे बिहार से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो आपको अच्छी तरह से समझ करके हर चैप्टर को पढ़ना है और हर बुक को रीड करना है सही ढंग से। चलिए देखते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोलता है, किस नदी को
क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। बिहार का शोक किसे कहा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो देखिए ऑप्शन देख के ही आपको याद हो जाना चाहिए एक बार में। क्या कोसी नदी को कहते हैं शोक बिहार का, क्या बागमती नदी को कहेंगे, गंडक नदी, दामोदर नदी। तो ध्यान दीजिएगा बिहार का शोक एक ही नदी है जिसको हम लोग कोसी नदी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, तो 7 नंबर का राइट आंसर क्या है, ए। याद रखिएगा 7 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कोसी नदी। आगे बढ़ेंगे हम लोग 8 नंबर पे। 8 नंबर को हम लोग रीड कर रहे हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि उत्तर भारत में ग्रीष्म काल में तेज गति से चलने वाली गर्म हवा को क्या बोलते हैं। देखिए उत्तर भारत, कौन से भारत में, उत्तर भारत में। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये वाले एरिया में जो है ना, ये वाले एरिया में जो इस उत्तर भारत की एरिया में जो है ग्रीष्म काल में, कौन से काल में, ग्रीष्म काल में तेज गति से चलने वाली हवा को गर्म हवा, कौन सी हवा, तो यहां पर बोला गया है कि ग्रीष्म काल में तेज गति से चलने वाली हवा को हम लोग क्या बोलते हैं। तो यहां पे देखिए हरमत्तन, लू, टाइफून, हरिकेन। तो देखिए लू एक ऐसी हवा है जो ग्रीष्म काल में तेज गति से चलने वाली गर्म हवा है। और आप याद रखिएगा लू के समय में जब आप NH पे चलते हैं तो आपको दिखता होगा कि जैसे आप यहाँ पे हैं खड़े, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्या है, पानी है। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको पानी है। इस जगह जब NH पे चलते हैं, कहाँ पे चलते हैं, NH पे आप चलते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि आगे में जो है ना पानी है, लगा हुआ, पानी लगा हुआ है। लेकिन जब आप उसके पास पहुंचते हैं ना तो ये गायब हो जाता है। जब इसके पास पहुंचिएगा तो ये गायब हो जाता है। तो ये क्या होता है, ये उस टाइम गर्म हवा से वहां पर वाष्प जम जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और जब कभी कभी आप रास्ते में भी चलते हैं तो आप देखते होंगे आपके सामने में गर्म हवा इस तरह से हिलती है तो आपको लगेगा चमक रहा है। तो जो चमकती हुई चलती है ना हवा, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। तो उत्तर भारत में ग्रीष्म काल में तेज गति से चलने वाली गर्म हवा क्या कहलाती है, तो वो लू कहलाती है। तो 8 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी पूछ देगा कि उत्तर भारत में ग्रीष्म काल के समय में तेज गति से गर्म हवा जो चलती है उस हवा को क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं लू। ठीक है, तो 8 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़िए। आप लोग जिस टाइम बताते हैं तो उस टाइम लिख लिया कीजिए, साइड में कुछ बताते हैं आपको समझ में आ रहा है तो आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 9 नंबर क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन बोलता है आपको क्या, ये देखिए ये मिटाने के लिए हम भूल गए, यही नहीं कीजिएगा कि ऑप्शन इसका यही हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम आपको आंसर बताएंगे तभी आपको आंसर में टिक लगाना है। ठीक है, या आपको आंसर मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में बोलता है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है। तो ये ब्रह्मपुत्र क्या है, तो ये ब्रह्मपुत्र एक नदी है। याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र एक नदी है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र जब तिब्बत में आती है ना, तिब्बत में जब बहती है तो इस वाले एरिया में जब ब्रह्मपुत्र नदी बहती है इस एरिया में, तो उस एरिया में यहाँ पर चीन के पास तिब्बत है। ठीक है, चीन के पास, तो यहाँ तिब्बत में जब ब्रह्मपुत्र नदी बहती है तो वहां पर जो है क्या कहते हैं, इस नदी का क्या नाम होता है। जब उस एरिया से ये गुजरता है तो उस एरिया में इसको हम लोग शांगपो के नाम से जानते हैं। ये भी याद रखिएगा कि तिब्बत में जब ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है और वहां से गुजरती है तो वहां नाम इसका हो जाता है शांगपो। याद रखिएगा
ऑप्शन में है अरुण, मूला, त्रिशूली। ऑप्शन सही क्या है इसका? शांगपो। याद रखिएगा 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा शांगपो। शांगपो किसको कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। कहां कहते हैं? तो तिब्बत में कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या बोल रहा है कि लवणता को प्रति समुद्री तल, लवणता को प्रति समुद्री तल से हम लोग नापते हैं। क्या करते हैं? समुद्री तल में धुले हुए नमक का ग्राम की मात्रा से व्यक्त किया जाता है। कितने ग्राम से व्यक्त किया जाता है ये भी याद रखना है कि लवणता को प्रति समुद्री तल से, समुद्र के तल से, ठीक है, समुद्र के तल से तल में धुले हुए, क्या बोल रहा है? धुले हुए नमक ग्राम की मात्रा में व्यक्त किया जाता है। तो उसका राइट आंसर है, आपको ध्यान रखिएगा, 10 का राइट आंसर हो जाएगा आपको 1000 ग्राम। यहां पर